गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर सेकंड पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन आपको पढ़ाया जा रहा था, जिसमें निषेचन पश्च घटनाएं या भ्रूणोद्भिद के बारे में आपको समझाया था। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और एम्ब्रियोजेनी, इस टॉपिक के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप भ्रूण कोश में दो संरचनाएं परिवर्धन करना शुरू कर देती हैं। इनमें से द्वितीयक केंद्रक अर्थात प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस विकसित होकर भ्रूण पोष बनाता है और ऊस्पोर विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण कोश के अंदर स्थित एंटीपोडल्स और सिनर्जिड सेल्स निषेचन के बाद शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। एम्ब्रियोजेनी या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में आपको हमने द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूणी विकास को बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, जिसमें हमने बताया था द्विबीजपत्रियों में भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन क्रूसीफेरी कुल के कैप्सुला वर्सा पेस्टोरिस में गहन रूप से किया गया है और उसी के भ्रूणी परिवर्धन को हमने आपको समझाया था। आप अपनी स्क्रीन पे डायग्राम देख रहे हैं और अंतिम डायग्राम एक विकसित भ्रूण का है जो कि द्विबीजपत्री पौधे में विकसित हुआ है। इसी प्रकार एक बीजपत्री पौधों में भी भ्रूण का विकास होता है, इसे भी आपको समझना है। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकाट्स अगला टॉपिक है, एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास। आपने देखा कि द्विबीजपत्रियों में दो बीजपत्र होते हैं जो पार्श्व में लगे रहते हैं और इनके बीच में प्रांकुर या प्लूम्यूल होता है, किंतु एक बीजपत्रियों में केवल एक ही बीजपत्र होता है और यह आगे की ओर स्थित होता है। इसके एक पार्श्व में प्रांकुर होता है। अस्तांशक अवस्था तथा भ्रूण का परिवर्धन द्विबीजपत्रियों और एक बीजपत्रियों दोनों में ही एक जैसा होता है, एक समान होता है, किंतु एक बीजपत्रियों में अस्तांशक के बाद की अवस्थाओं में कुछ भिन्नता होती है। इनमें बीजपत्र का केवल अगला भाग अस्तांशक की अगली कोशिकाओं में बनता है, जबकि अस्तांशक की पिछली चार कोशिकाएं बीजपत्रों का पिछला भाग बीजपत्राधार इसे हाइपोकोटाइल तथा प्रांकुर यानी प्लूम्यूल का निर्माण करती है। इसमें मूलांकुर हाइपोफाइसिस तथा उसके पास वाली कोशिकाओं से बनता है। इसके भी डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 8 अवस्था वाले भ्रूण तक एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों में भ्रूण एक जैसा होता है, परिवर्तन आगे की अवस्थाओं में होता है। इस तरह से आपने द्विबीजपत्री की भांति एक बीजपत्री पौधों में भी भ्रूणी परिवर्धन की अवस्थाओं को समझ लिया है। इससे संबंधित डायग्राम आप सभी बना लेंगे। डाइकाट और मोनोकाट के एम्ब्रियो में थोड़ा भिन्नता होती है। इसके बाद आगे आता है भ्रूण पोष का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। किस प्रकार से भ्रूण पोष का विकास होता है। द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बना प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक, जिसे हम प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, के विकास से भ्रूण पोष का निर्माण होता है। ये साधारणतः ट्रिप्लॉइड होता है, त्रिगुणित होता है। भ्रूणपोष एक महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ संग्रही ऊतक होता है, जिसमें भोजन संग्रह
स्टार्च के रूप में संचित रहता है। इसमें संचित भोज्य पदार्थ भ्रूण के विकास तथा बीज के अंकुरण के समय काम आता है। इस प्रकार से भ्रूणपोष एक त्रिगुणित ट्रिप्लॉइड टिश्यू है जो डबल फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप और ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा बनता है। इस प्रकार से भ्रूणपोष को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं और ये टाइप्स उनके विकास के आधार पर निर्धारित होते हैं। तो परिवर्धन के आधार पर जितने भी आवतबीजी पौधे हैं उनमें भ्रूणपोष 3 प्रकार का होता है। पहला केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष और तीसरा हैलोबियल भ्रूणपोष। पहला है केंद्रकीय भ्रूणपोष या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इस प्रकार के भ्रूणपोष विकास में भ्रूणपोष केंद्रक लगातार स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन द्वारा बहुकेंद्रकीय अर्थात मल्टी न्यूक्लिएट भ्रूणपोष बनाता है। बाद में सभी केंद्रक परिधि पर विन्यासित हो जाते हैं। भ्रूणपोष के मध्य में एक केंद्रकीय रिक्तिका या सेंट्रल वैक्यूल बन जाता है और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण कैप्सुला, सनफ्लावर या सूरजमुखी जिसे हेलियंथस एनस कहते हैं, गेहूं, चावल, मक्का आदि में न्यूक्लियर प्रकार का भ्रूणपोष या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष या सेलुलर एंडोस्पर्म। इस प्रकार के भ्रूणपोष में भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेता है। अर्थात इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण में भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के परिणाम स्वरूप कोशिका द्रव्य का विभाजन होता रहता है, जिससे यह शुरुआत से ही कोशिकीय हो जाता है। कई सारी कोशिकाएं बन जाती हैं, जैसे कि मैग्नोलिया, धतूरा, पिटूनिया आदि में सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म पाया जाता है। अर्थात कोशिकाएं बन जाती हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म में कोशिकाएं विभाजित होकर के कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। तीसरा आता है हैलोबियल एंडोस्पर्म। यह प्रथम दोनों भ्रूणपोष के बीच की अवस्था है, अर्थात न्यूक्लियर और सेलुलर जो आपने पढ़े हैं दोनों, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म, यह दोनों के बीच के भ्रूणपोष की अवस्था है। इसमें भ्रूणपोष के केंद्रक के विभाजन के साथ कोशिका भित्ति का भी निर्माण होता है। इसके बाद दोनों भागों में केंद्रक विभाजन तो होता है, किंतु कोशिका भित्ति नहीं बनती। यह प्रायः एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, अर्थात हैलोबियल एंडोस्पर्म एक बीजपत्री पौधों की विशेषता है। इसके अलावा एनीम्यूरस और एम्फोडेलस में भी हैलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म पाया जाता है। तो हैलोबियल का एंडोस्पर्म न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म के बीच का होता है। अब भ्रूणपोष के कार्य क्या होते हैं, कार्यों को ध्यान से सुनिए। भ्रूणपोष नाम से स्पष्ट है कि इसकी कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ संचित होता है, जिसके कारण यह वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषक पदार्थ प्रदान करता है। भ्रूणपोष बीज के अंकुरण के समय नवोद्भिद के लिए पोषक पदार्थ प्रदान करने का काम करता है, अर्थात भ्रूण के पोषण का काम करता है। अब बात की जाए भ्रूणपोष की औतिकी हिस्टोलॉजी ऑफ एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष में बहुत अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं। इसमें संचित भोज्य पदार्थ मुख्यतः भ्रूण के विकास में
प्रयुक्त होते हैं। भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी बीज क्या होते हैं भी बहुत पूछा जाता है। सभी बीजों में भ्रूणपोष नहीं होता। कुछ द्विबीजपत्री बीजों में भ्रूणपोष का समस्त खाद्य पदार्थ बीज पत्रों में आकर इकट्ठा हो जाता है, जिससे बीज पत्र मोटे और मांसल हो जाते हैं। ऐसे बीजों को अभ्रूणपोषी बीज या नॉन इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। जैसे चना, मटर, सेम आदि में नॉन इंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। इसी कारण इन बीजों में भ्रूणपोष नहीं मिलता। इसके अलावा कुछ ऐसे भी बीज हैं जिनमें खाद्य पदार्थ बीज पत्रों में इकट्ठा होने के बजाय भ्रूणपोष में ही भरे रहते हैं। ऐसे बीजों को हम भ्रूणपोषी बीज या इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, जैसे एक बीजपत्री बीजों में। बच्चों, यहाँ पर इंडोस्पर्मिक यानी भ्रूणपोषी बीज और नॉन इंडोस्पर्मिक यानी अभ्रूणपोषी बीज के बारे में बहुत पूछा जाता है। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, दोनों में अंतर पूछे जाते हैं। आपने दोनों के बारे में समझ लिया होगा। इसके बाद फिर बीज, सीड क्या होता है? बीज क्या है? द्विनिषेचन की क्रिया के परिणाम स्वरूप बीजांड में बहुत से परिवर्तन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। बीजांड में बाहर की ओर के अध्यावरण अर्थात इंटेगुमेंट सूख जाते हैं। बाह्य अध्यावरण या आउटर इंटेगुमेंट सूखकर बीज के बीज पत्र यानी टेस्टा का निर्माण करता है। अंतः अध्यावरण जो इनर इंटेगुमेंट होता है वह टेगमेन बनाता है, अंतः कवच बनाता है। जिस स्थान पर बीजांड ग्रंथ से जुड़ता है वह स्थान एक चिन्ह, नाभिका या हाइलम के रूप में बीजावरण पर उपस्थित रहता है और बीजांड द्वार बीज के टेस्टा में एक छोटे छिद्र के रूप में स्थित रहता है। बीज निर्माण के बाद फिर आता है फल या फ्रूट। निषेचन की क्रिया के परिणाम स्वरूप अंडाशय ही फल में परिवर्तित हो जाता है। परिपक्व अंडाशय की भित्ति फल भित्ति का निर्माण या पेरिकार्प बनाती है। कुछ फलों में या कुछ फलों के निर्माण में पुष्प के अन्य सहायक चक्र जैसे बाह्य दलपुंज कैलिक्स या दलपुंज करोला या पुष्पासन थैलमस आदि भी भाग लेते हैं। तब ऐसे फलों को हम फॉल्स फ्रूट या असत्य फल के नाम से जानते हैं। जैसे सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, ये ऐसे फल हैं जिन्हें हम असत्य फल या फॉल्स फ्रूट के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे फलों में से ऐसे फल भी हैं जो वास्तविक फल नहीं हैं, उन्हें हम फॉल्स फ्रूट की श्रेणी में रखते हैं। बैंगन, रसभरी, चालता आदि भी इसी प्रकार के कूट फल या फॉल्स फ्रूट होते हैं। फलों के बारे में आपने देखा है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकाट सीड, ये भी आप बना लीजिएगा। एक द्विबीजपत्री बीज की संरचना कैसी होती है। पहले एक कॉमन बीन का ऊपर डायग्राम बना हुआ है, उसको बीज से खोल दीजिए तो एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और दोनों कॉटिलिडन्स आप आसानी से देख सकते हैं। रेडिकल और प्लिम्यूल को भी आप देख सकते हैं, जिससे रूट का विकास, रेडिकल से रूट का विकास यानी मूलांकुर से रूट का जड़ का विकास और प्लिम्यूल या प्रांकुर से तने का विकास होता है। इसी प्रकार स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकाट सीड भी आप देख सकते हैं। एक मक्के के बीज का अंदर किस प्रकार से संरचना होती है इन डायग्राम से स्पष्ट है।
तो निषेचन के पश्चात पुष्प में अब कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है, फल बन जाता है, फल के अंदर बीज बन जाते हैं। अब क्या परिवर्तन और होते हैं, इसको समझना है। जैसा कि आपने पुष्पों के भाग पढ़े थे, कुल मिलाकर 4 भाग होते हैं: बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। इनमें से कैलिक्स या बाह्य दलपुंज गिर जाते हैं, लेकिन कभी कभी फल के साथ लगे हुए होते हैं। तब ऐसे बाह्य दल को चिरलग्न या परसिस्टेंट कैलिक्स कहा जाता है। जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च में बाह्य दल पुंज लगा रह जाता है। करोला या दलपुंज गिर जाते हैं। पुमंग या एंडोशियम भी समाप्त हो जाता है। स्टिग्मा समाप्त हो जाता है, स्टाइल समाप्त हो जाती है, गिर जाती है, और अंडाशय या ओवरी फल में बदल जाता है, और उसमें उपस्थित बीजांड से बीज में परिवर्तन हो जाता है। अब आता है निषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले परिवर्तन। निषेचन के बाद बीजांड में क्या चेंजेज आते हैं? तो बीजांड का जो बाह्य अध्यावरण है, आउटर इंटीग्यूमेंट, वह बीज का बीज चोल, जिसे हम टेस्टा कहते हैं, टेस्टा बनाता है। जो अंतः अध्यावरण या इनर इंटीग्यूमेंट होता है, वो बीज का अंतः कवच या टेगमेंट बनाता है। बीजांड व्रंत या फ्यूनिकुलस नष्ट हो जाता है। बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल बीजांड द्वार के रूप में ही उपस्थित रहता है। बीजांड का या न्यूसेलस प्रायः समाप्त हो जाता है। और निषेचन के पश्चात जो भ्रूण कोश होता है, उसमें क्या क्या चेंजेज होते हैं? उनमें से प्राथमिक कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स नष्ट हो जाती हैं। जायगोट यानी युग्मनज भ्रूण का निर्माण करता है, और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस या भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष बन जाता है, और सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड्स नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार से निषेचन के पश्चात परिवर्तन होते हैं, और एक परिपक्व फल तैयार होता है। इसके अंदर बीज उपस्थित होते हैं, क्योंकि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उनमें बीज फल भित्ति के अंदर सुरक्षित रहता है, जबकि जिम्नोस्पर्म प्लांट में बीज नेकेड होता है, नेकेड सीड वाले प्लांट होते हैं, जैसे साइकस, स्पाइनस, इफिड्रा आदि। ये सभी नेकेड सीड वाले प्लांट होते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है, या कह सकते हैं जनन की विशेष विधियां हैं। स्पेशल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, इसमें भी कभी बार शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। इनके टर्म्स को भी ध्यान से समझना है। पहला एपोमिक्सिस या असंगजनता, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं, फिर भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तब इस क्रिया को एपोमिक्सिस या असंगजनता कहते हैं। यह एक प्रकार की अलैंगिक जनन विधि है। असंगजनता मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहला कायिक जनन, समकायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कह सकते हैं। इसमें कली, तना, पत्ती अथवा जड़ से नया पौधा बनता है, अर्थात किसी प्रकार के बीज की आवश्यकता नहीं होती। इसमें नवोद्भिद के सभी गुण मात्र पौधे के ही समान होते हैं, जैसे गन्ना, आलू, शक्कर, रनर इत्यादि में वेजिटेटिव प्रोपगेशन पाया जाता है। दूसरा अनिषेक बीजता या एगैमोस्पर्मी, जब लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होता है, अर्थात बीज के बनने में विभाजन व संयुग्मन दोनों ही क्रियाएं नहीं होती, तब इसे अनिषेक बीजता या एगैमोस्पर्मी कहा जाता है। इसे भी 2 भागों में बांट सकते हैं। कई प्रकार का होता है, कई भागों में बांट सकते हैं, 2 से ज़्यादा। पहला है अपस्थानिक भ्रूणता या एडेवेंटिव एम्ब्रियोनी। इसमें भ्रूण का निर्माण
बीजांडकाय या न्यूसेलस अथवा अध्यावरणों या इंटीग्यूमेंट्स की द्विगुणित कोशिकाओं से होता है, जैसे कि नींबू में, आम में, संतरा में, प्याज में आदि में। दूसरा, द्विगुणित बीजाणुता या डिप्लोस्पोरी क्या है? जब अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्थात मेगास्पोर मदर सेल से भ्रूण कोष बनता है, तो इस प्रकार से बने भ्रूण कोष की सभी कोशिकाएं डिप्लॉयड होती हैं। इसमें अंड का विकास बिना नर युग्मक के संयुग्मन से भ्रूण में हो जाता है। इसे हम द्विगुणित अनिषेक जनन या डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। जैसे टेराक्सकम, यूपिटोरियम और एक्जेरिंस डिटांटा में ऐसा पाया जाता है। तीसरा आता है डिप्लोस्पोरी के बाद एपोस्पोरी, अपबीजाणुता। इसमें बीजांडकाय या न्यूसेलस की कोई कोशिका असामान्य व्यवहार करती है और विभाजित होकर भ्रूणकोष बना लेती है। इस भ्रूणकोष की सभी कोशिकाएं डिप्लॉयड होती हैं और इस भ्रूणकोष का अंड जब बिना नर युग्मक से संयुग्मन के ही भ्रूण बना लेता है, तब इसे एपोस्पोरी कहते हैं। जैसे कि एपोस्पोरी में एरिथ्रिया, लिलियम, कैपिस आदि ऐसे पौधे हैं जिनमें एपोस्पोरी होती है। एपोस्पोरी का पता सबसे पहले रोजेन वर्ग ने 1907 में किया था, इसको भी याद रखिएगा। फिर आता है एपोगैमी। ये क्या है? यदि अगुणित भ्रूणकोष के अंड कोशिका के अलावा अन्य किसी दूसरी कोशिका जैसे सहायक कोशिका अथवा प्रतिमुख कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है, तब इसे अपयुग्मन कहते हैं। अर्थात युग्मोद्भिद से सीधे इस बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है, अर्थात गैमेटोफाइट से सीधे स्पोरोफाइट बन जाता है। अब आता है निषेक फलन पार्थेनोकार्पी। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं और ऐसे फलों को हम अनिषेक फलनी फल या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ये फल बीज रहित होते हैं, अर्थात बीजों का निर्माण नहीं होता है। जैसे अंगूर, केले और अनानास में प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। अनिषेक फलन को हम हार्मोन जैसे ऑक्जिन और जिबरेलिन की छिड़काव से भी प्रेरित कर सकते हैं। अनार, नारियल या अन्य फलों में जिनमें खाने योग्य भाग बीज का है, वो है अनिषेक फल बनाना बेकार है। अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस क्या है? अंड कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण बनने की घटना को अनिषेक जनन कहते हैं। फिर आता पॉलीइम्ब्रियानी या बहुभ्रूणता। नाम से स्पष्ट है, बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को हम बहुभ्रूणता या पॉलीइम्ब्रियानी कहते हैं। या जिम्नोस्पर्म पौधों की विशेषता है। सिट्रस कुल के पौधों में भी ये एक सामान्य घटना होती है। बहुभ्रूणता की खोज सबसे पहले ल्यूवेनहाक ने 1791 में संतरे के बीजों में की थी। अनावत बीजी पौधों में यह सामान्य घटना है, परंतु आवत बीजी पौधों में काफ़ी कम पाई जाती है। यद्यपि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, परंतु इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधों की अगली पीढ़ी को जन्म देता है। बहुभ्रूणता कई प्रकार की होती है। सरल बहुभ्रूणता, इस प्रकार की बहुभ्रूणता में बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष होते हैं। इनमें निषेचन के बाद अनेक ऊष्पोर बन जाते हैं और फिर प्रत्येक से भ्रूण का निर्माण होता है, जैसे सरसों और नींबू में। दूसरा आता मिश्रित बहुभ्रूणता, मिक्स्ड पॉलीइम्ब्रियानी। इसमें एक से अधिक परागनलिकाएं बीजांड में जाती हैं। अतिरिक्त युग्मक सहायक कोशिकाओं अथवा प्रतिमुख कोशिकाओं से संयुक्त हो जाते हैं और इस प्रकार बनी द्विगुणित कोशिका या डिप्लॉयड सेल से भी भ्रूण बनता है, जैसे कि पोआ और एलियम में।
तीसरा है विदलन भ्रूणता है क्लीवेज पॉलीम्ब्रियानी। ये जायगोट के 2 या अधिक भागों में विभाजन से होती है और प्रत्येक भाग से भ्रूण बनता है, जैसे क्रोटेलेरिया, निम्फिया, पाइनस आदि में। फिर आता है अपस्थानिक भ्रूणता या एडेवेंटिव पॉलीम्ब्रियानी। जब बीजांड के अन्य भागों जैसे सहायक कोशिका, प्रतिमुख कोशिका, बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की कोशिकाओं से भ्रूण का विकास होता है, तब ऐसी भ्रूणता को अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। जैसे नींबू, संतरा, आम, नागफनी, प्याज, मूंगफली आदि में एडवेंटिव पॉलीम्ब्रियानी पाई जाती है। फिर अगला टॉपिक होता है सीड डॉर्मेंसी या बीज प्रसुप्तता। ये सारे 60 नोट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आवतबीजी पौधों में बीजों का निर्माण एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है। बीजों में भ्रूण प्रसुप्त अवस्था में रहता है, अर्थात यह जीवित होते हुए भी सक्रिय वृद्धि अवस्था में नहीं होता। बीजों में अंकुरण से नए पौधे बनते हैं। बीजों में अंकुरण के लिए जल, ऑक्सीजन और उचित तापमान की आवश्यकता होती है। कुछ बीजों में अंकुरण के लिए विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। बीजों की ऐसी दशा को हम प्रसुप्ति या डॉर्मेंसी कहते हैं। यदि वातावरणीय दशाएं अनुकूल न हो तो भ्रूण बीज के अंदर काफ़ी समय तक सुरक्षित रहते हैं और उचित परिस्थितियां आने पर ही अंकुरित होते हैं। बीजों के द्विबीजपत्री और अथवा भ्रूण पोष में भोजन संचित रहता है और यह भोजन अंकुरण के समय भ्रूणी वृद्धि में सहायता करता है या भ्रूणी वृद्धि में काम आता है। अंतिम टॉपिक है बीजों का प्रकीर्णन। इसको भी संक्षिप्त में जान लीजिए। परागकणों की भांति बीजों और फलों में चलन क्षमता नहीं होती। इस कारण इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए विभिन्न माध्यमों की आवश्यकता होती है, या हम कह सकते हैं विभिन्न साधन जरूरी होते हैं। ये साधन जिस प्रकार से परागण के लिए आवश्यक थे, वैसे ही बीजों के प्रकीर्णन के लिए भी आवश्यक होते हैं। जैसे वायु, तो वायु द्वारा प्रकीर्णन, आर्किड, सिंकोना, मदार, कपास आदि में वायु द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है। जल द्वारा नारियल, कमल आदि में जल के माध्यम से प्रकीर्णन क्रिया होती है। जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन, पीपल, अंजीर, बरगद, गूलर आदि में जंतुओं के माध्यम से प्रकीर्णन की क्रिया होती है। इस प्रकार से इसी के साथ ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। अब आपको हम जहाँ तक वीडियो प्रेषित कर चुके हैं उसके आगे समझाते हुए वीडियो प्रेषित करेंगे, जिसके कारण आप पूर्णतया हमारे द्वारा प्रेषित जितना भी ऑडियो नोट्स है आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। इस तरह से जब इस चैप्टर को हम पूर्णतया वीडियो के माध्यम से समझा देंगे तो उसके पश्चात हम अगला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।